हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विक्रम और आपके लिए लेके आया हूँ आज 9 नंबर की क्लास। इससे पहले हमने 8 क्लासों को पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उन 8 क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। उन सभी जो क्लास हो गई उनको आप 1 बाय 1 देखते चलें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल की ये दूसरा लेक्चर है। सेल के दूसरे लेक्चर को हम पूरा करने वाले हैं आज, और इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 से। हम 20 प्रश्नों को सेल के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम पूरा कर चुके हैं। तो आप उस लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस पीछे वाले लेक्चर को देखें, जिससे कि आपको जुड़ाव की चीज़ें समझ में आ सकें। और दोस्तों, इन सभी क्लासों की पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का एक लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको एक पेन की कीमत मात्र आपको 10-5 रुपए मांगेगा। वो उस 10-5 रुपए में इन सभी क्लासों की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी क्लासों की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया। ये आपके लिए उस नोट्सों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको टॉपिक टू टॉपिक वहां मिलेंगे आपको नोट्स। और पिछले जितने भी एग्जाम्स लग चुकी हैं उनमें हमारा दिया हुआ जो कंटेंट है उसमें हुबहू क्वेश्चन मिला है। तो एक बार आप भी हमारे साथ सफर करके देखें इस सीरीज में। इस सीरीज की 9 नंबर की क्लास है, इससे पीछे वाली क्लासों को भी आप देखें। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका का सेकंड लेक्चर। इससे पहले हमने कोशिका का एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप देखें, क्योंकि वहां हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम 21वें नंबर के क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो 21 है उसमें हमें यहां से डिस्कस करना होगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। यदि आप मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर से बने हुए होंगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो पादप जो कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक जो लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्योंकि पादप जो कोशिका होती है, इस पादप कोशिका के बाहर की तरफ 2 लेयर पाई जाती हैं, 2 परतें पाई जाती हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है इसको तो कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो अंदर वाली जो होती हैं, अंदर वाली जो लेयर होती हैं, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यदि इनकी बनावट देखें तो कोशिका जो भित्ति होती है वो तो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। और जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली वसा प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा कि कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की, यहाँ पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के बारे में नहीं बात किया हुआ है। यदि पादपों की कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। लेकिन जो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता क्या? काइटिन आपका सही जवाब होता। चलिए, तो आप इससे जुड़ी हुई चीजों को भी आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जीवित शरीर के कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं। ये देखो, रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं था, सिर्फ हमें ये बात पता रखना था कि किसी भी जीवित शरीर में यदि कोशिका या कोई उत्तक की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं नेक्रोसिस। आप डायरेक्टली पता रखें कि किसी भी जीवित शरीर में सेल या टिश्यू की डेथ को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। किसी भी कोशिका या उत्तक के मरने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्या? नेक्रोसिस कहते हैं। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता 22 क्वेश्चन का सी, यहाँ से आपका सही जवाब होता। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। चलिए, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम यहाँ से कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सही से समझिएगा। क्वेश्चन पूछना चाहता है हमें कि कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब देखो, सभी कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक होता है और उसी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा जिस कोशिकाओं में अन्य कोशिकांग भी पाए जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, हरित लवक हो गया, आपके पास अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई। ये अन्य सभी कोशिकांग उन्हीं कोशिकाओं में पाए जाएंगे जिसमें केंद्रक पाया जाएगा। और
आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में यहां लिखा हुआ है लाल रक्त कणिकाएं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरबीसी। आरबीसी में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे, अन्य कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे। कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, इस द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं कोशिका के, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय हो गया, हरित लवक हो गया, अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। तो वो कोशिकांग कब नहीं पाए जाएंगे, जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उनमें अन्य कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, और उन अन्य कोशिकांगों में आता है एक कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उस कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो यहां से आपका सही जवाब होता 23 का क्या, यहाँ से सही जवाब होता। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी आप समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में एकमात्र उस कोशिका का नाम बताओ जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आपको बताना होगा वहां से क्या, आरबीसी, या आपके पास लिखा हुआ होगा क्या, लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि ये किस में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका होती हैं। आरबीसी जिसे हम कहते हैं, इसमें केंद्रक हमेशा अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप हम यदि बात करें तो एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा। इन दोनों जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये लास्ट ईयर ग्रुप डी के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से अपवाद हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो क्या बताना था वहां से, ऊंट और लामा। सही जवाब तक आप पहुंच पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो प्रश्न को आप थोड़ा समझिएगा, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं। टीजीटी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार यहां से आप समझें। ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका में अपना एक केंद्रक होता है, और ये जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली। कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। और ये जो केंद्रक के बाहर की तरफ जो आवरण होता है, इसे कहते हैं अपन क्या, केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य यहां एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, यही बात हमारे को क्वेश्चन में मेंशन करना है कि कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। या आपके पास ऑप्शन में मिल सकता है साइटोप्लाज्म। क्या मिल सकता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो अब यहां क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं हम कि कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, या क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यदि केंद्रक के बारे में यदि आपसे पूछता है तो केंद्रक में भी एक द्रव पाया जाता है, और उस द्रव को कहते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो आप यहां से सही जवाब बता पाते। यदि कोशिका के अंदर पूछा हुआ है तो कोशिका के अंदर कौन सा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, या उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप यहां से 24 नंबर का सही जवाब बता पाते, सी बता पाते। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने में आप कंजूसी नहीं बरतें, क्योंकि ये जो सारा मटेरियल है वो आप ही के लिए है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सर्जन किया गया है। यानी कि जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में हमें बताना था कि जो वैज्ञानिक जो पुरकिंजे हैं, ये पुरकिंजे वैज्ञानिक किस शब्दावली से जुड़ा हुआ है। अभी देखो, हमने पीछे के क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस किया था कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर की तरफ जो द्रव होता है, इस द्रव को कहते हैं क्या, केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर तो कौन सा होता है, केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को यदि सम्मिलित रूप से हम बात करें, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं हम क्या, जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो एक ऐसा वैज्ञानिक था जो जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का भौतिक आधार कहा था। क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार। इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आहार जो कहने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था कौन, पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक द्रव्य
और कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो कहने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? पुरकिंज था। तो यहां से आपका सही जवाब होता क्या? जीव द्रव्य। ये जो पुरकिंज नामक जो वैज्ञानिक है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सही से समझ पाए होंगे। दोस्तों इन सभी टॉपिकों की, जैसे हमने पहला टॉपिक विज्ञान के जनकों की बात की, सेकंड टॉपिक हम विज्ञान की शाखाओं की बात की, थर्ड टॉपिक हमने एनर्जी से रिलेटिव बात की, आज ये जो चौथा टॉपिक, हम चौथे टॉपिक की भी सेकंड सीरीज को पूरा कर रहे हैं। और इन सभी टॉपिकों की यदि आप टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आगामी एग्जाम्स में आपका सामान्य विज्ञान के स्कोर को बढ़ाने वाली है। और इस पीडीएफ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हमारे पे ट्रस्ट कीजिएगा, एक बार आप भी इस पीडीएफ को पूरा पढ़ें, जिससे कि आपको सामान्य विज्ञान की तैयारी में एक नया इतिहास रचने का मौका मिले। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है और इसमें हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेल्यूलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। टीजीटी की एग्जाम में 2016 में 16 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, जहां हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे उस श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होता है वायवीय श्वसन, कौन सा होता है? वायवीय। और एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय जो श्वसन होता है इस श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और अवायवीय जो श्वसन होता है इसको अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। इन दोनों की परिभाषा हम पढ़ेंगे वहां से कि वायवीय श्वसन उस श्वसन को कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। O2 की उपस्थिति में होने वाले जो श्वसन का प्रकार होता है वो वायवीय होता है और उसे ही हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं या अनोक्सी श्वसन उसे हम कहते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता, प्रश्न में पूछा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन कौन सा होता है? वायवीय श्वसन होता है, जिसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होता है यहाँ से कौन सा? बी होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें यहां से बताना होगा कि प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? देखो, आप यदि किसी कोशिका को नोट करते हो तो यदि आपके पास वो पादप कोशिका है, सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपके पास वो पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के बाहर की तरफ दो लेयर पाई जाती हैं, दो परतें पाई जाती हैं। एक को तो क्या कहते हैं? कोशिका। सबसे जो बाहर की तरफ होती है उसको तो क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो अंदर की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। लेकिन यदि आप जंतु कोशिका को कहीं देखोगे तो जंतु कोशिका में बाहर की तरफ सिर्फ एक ही लेयर होती है, एक ही परत होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। यदि आप मेरे साथ टॉपिक के शुरू से बने हुए हैं तो मैंने आपको पीछे डिस्कस करवाया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जबकि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? वसा प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। जबकि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ से यदि हमें हमारे को पूछा क्या? प्लाज्मा झिल्ली पूछा, तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में क्या बताते हैं? वसा, लिपिड एक वसा का ही प्रकार है, वसा। और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन दोनों से बनी हुई होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है ए और बी दोनों इसका सही जवाब होता। तो यहाँ से सही जवाब बताते आप क्या? डी यहाँ से सही जवाब होता कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका जो झिल्ली होती हैं वो वसा प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बताना था हमें यहाँ से कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ये देखो, दिल्ली पुलिस परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव बात को आप सबसे पहले समझिएगा। इसकी रिलेटिव बात को आप यहां से सीखें कि देखो, हमने पीछे के लेक्चर में ऐसे डिस्कस किया था, यदि आप मेरे साथ शुरू में बने हुए होंगे, कि कोई भी जो पादप कोशिका होती हैं
इस पादप कोशिका में बाहर की तरफ 2 आवरण होते हैं और सभी कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर की तरफ एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को तो कहते हैं कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। कौन सा द्रव? कोशिका द्रव या कोशिका द्रव्य। और केंद्रक में अपना एक द्रव भरा रहता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है, उसको कहते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा रहता है, यानी कि जो केंद्रक है, इस केंद्रक की बाहर की तरफ जो जेलीजुमा जो पदार्थ पाया जा रहा है, जो द्रव पाया जा रहा है, उससे घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, या इसको कहते हैं हम क्या? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये छोटी सी बात हमें यहाँ से बतानी थी उत्तर में। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य हमारे को ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो 28 का सही जवाब बता पाते, सी यहाँ से सही जवाब होता कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म से केंद्रक घिरा रहता है। जबकि केंद्रक के अंदर भी यदि आपसे पूछा जाए ना कि केंद्रक के अंदर भी कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, जिसे हम कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सही जवाब बता पाते सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। किसी भी कोशिका में मैंने आपको ये बता दी, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं केंद्रक नहीं होता है, बाकी अधिकतर कोशिकाएं ऐसी होती हैं उसमें अपना एक केंद्रक होता है। और जो केंद्रक होता है, इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य में अन्य कोशिकांगी भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय होगी, अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। इन सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। इसी कारण जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को कोशिका का मास्टर या नियंत्रण बिंदु भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा था कि कोशिका का नियंत्रण बिंदु किसे कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण बिंदु किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमारा यहां से सही जवाब होता ए होता। दोस्तों, आप इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरू से या क्रम टू क्रम देखते चलें, जो कि आगामी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान की स्कोरिंग को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आप किसी किताब को भी पढ़ते हो तो उसमें आप 2 से 3 नंबर भी आपके खतरे में रहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ या हमारा दिया हुआ जो कंटेंट है उसको प्राप्त करके यदि पढ़ोगे तो अधिकतर आप सामान्य विज्ञान में अपनी स्कोरिंग को पहुंचा पाओगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? लोको पायलट के पेपर में यहाँ से एक छोटी सी बात हमारे को पूछी थी, तो हमारे को बताना था कि जो कोशिका में पाए जाने वाला जो अपना जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक सभी कोशिकांगों पे नियंत्रण रखता है, उनके कार्य प्रणाली का नियंत्रण करता है, उनकी कार्य प्रणाली का नियंत्रण करता है। इस कारण इस केंद्र को कोशिका का मास्टर या नियंत्रण बिंदु कहते हैं, नियंत्रक बिंदु कहते हैं। यानी कि उन सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस करता है। इस कारण कोशिका का मास्टर या सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण करने वाला बिंदु कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता नाभिक। नाभिक को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता डी, यहां से सही जवाब होता। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिखते चलें। आप जैसे मान लो किसी पर्सन का आप उत्तर बता पा रहे हैं तो उसका ऑप्शन लिखते चलें, जैसे कुछ स्टूडेंट इसका बता पा रहे हैं। और वीडियो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा जो दी गई जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को मिलने के पश्चात मेरा अधिक काम करने का मन करता है। तो आप एनर्जी कब दोगे? जब आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तो आप सही जवाब बता पाए होंगे। लोको पायलट के पेपर में छोटी सी बात आपको यहाँ से बतानी थी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? किसी भी कोशिका में जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग, अब देखो यहाँ कोशिका नहीं पूछा हुआ है हमारे को कोशिका में पाए जाने वाले जो अन्य कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पूछा था कि किसी भी कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। बड़ा कोशिकांग के बारे में पूछे तो कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कौन? केंद्रक। लेकिन यदि कहीं छोटे की बात करें तो किसी भी कोशिका का जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है वो होता है कौन? राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, या प्रोटीन की
प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। लेकिन यदि हम केंद्रक के बारे में बात करें तो जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, मास्टर कॉल किया जाता है, या हम कह सकते हैं किसी भी कोशिका का जो नियंत्रण जो बिंदु होता है वो केंद्रक ही होता है, या उस नियंत्रक जो बिंदु होता है उस केंद्रक को ही कहा जाता है। ऐसे हम पीछे के क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। जो स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो में शुरू से बना हुआ है उसको तो ये बात पता है कि कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है, उसको मास्टर भी कहते हैं कोशिका का, और वो सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। और लेकिन सबसे छोटी कोशिकांग की यदि बात करें तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है कौन, राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इस कारण उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कि मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, नाभिक होता है, और नाभिक को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और छोटी कोशिका, मैं यदि आपको ऐसे पूछूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी सेल का नाम बताओ और छोटी सेल का नाम बताओ। सजीवों की सबसे बड़ी सेल किसमें पाई जाती है या कौन सी होती है, सजीवों की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। आप ऐसा इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा था, उसका तो हम सही जवाब बता पाए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यहां से बताना था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और वो मैंने बड़ी छोटी पूछी है किसमें, सजीवों में पूछी है, कि सजीवों में बड़ी छोटी बताओ आप मेरे को। चलिए तो कमेंट बॉक्स में लिखे देखें, चलिए तो जल्दी से लिखिएगा, फटाक से लिखिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाँ तो कुछ स्टूडेंट इसको लिख भी पा रहे हैं। चलिए तो 32 को देखते हैं हम। 32 में दे रखा है कि कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनली क्रियात्मकों का नियंत्रण कौन करता है। कहने का मतलब जो कोशिका होती है, इस कोशिका में जो अन्य कोशिकांग होते हैं या कोशिका के जो कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है। तो कोशिका में जो सभी कार्य जो संपन्न होते हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं, केंद्रक के नियंत्रण में होते हैं, और वो केंद्रक ही सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। उनके सभी जो कार्य होते हैं उन कार्यों को डिसाइड करने का या उनको नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। तो ये छोटी सी बात हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में बतानी थी कि किसी भी कोशिका का प्रकार्यात्मक या फंक्शनल जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। तो 32 का सही जवाब बता पाते, डी यहाँ से सही जवाब बता पाते। चलिए तो प्यारे से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करने में आप बहुत ही कंजूसी बरतते हो, तो आप वीडियो शेयर करने में कंजूसी नहीं बरतें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 33, उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है वो हमें यहाँ से बताना था। अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये जो तीनों होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर कहते हैं, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और जो राइबोसोम हो गया, ये तीनों के तीनों कोशिकांग जंतु व पादप दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक कभी भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और वो पादप कोशिका अपना जो भोजन बनाती हैं, उस भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इस क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में कभी भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि पादप जो सेल होती है, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं और इन्हें अपना भोजन स्वयं तैयार करना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस क्रिया के द्वारा ही वो अपना भोजन बनाते हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक होते हैं। क्योंकि पीछे की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है। ये तो आपको हिंट देता हूं मैं कि 4 घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तो आता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट।
बाकी 3 को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप मेरे को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक आता है। बाकी को बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिखे देखें। चलिए तो फटाक से ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान संग्रहित रहता है। सीजीएल की पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और इतना सस्ता प्रश्न है ये दोस्तों, आप विद इन 2 सेकंड में ही इस बात को बता पा सकते थे। यदि आप मेरे साथ वीडियो के लेक्चर से बने हुए हैं, शुरू से बने हुए हैं, तो आप इसका 2 सेकंड में ही उत्तर बता पा सकते थे। जैसे कि कोई भी जो कोशिका होती है, इस कोशिका में जो केंद्रक होता है, इस कोशिका में उस कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है। आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जैसे डीएनए होता है, जैसे आरएनए होता है, ये आनुवांशिक मटेरियल होता है। तो किसी भी कोशिका का आनुवांशिक मटेरियल कहाँ भरा रहता है? उसके केंद्रक में भरा रहता है। अब यह आनुवांशिक पदार्थ के बारे में ना पूछकर हमें सिर्फ डीएनए के बारे में पूछा कि डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो वो कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। तो सही जवाब बता पाते यहाँ से कौन सा? 34 का डी यहाँ से सही जवाब बता पाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों कोशिका से रिलेटिव आपको जब भी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो टॉपिक से बाहर 100% मैं आपसे दावा करता हूं कि आपके कभी भी कोशिका से बाहर यहां से प्रश्न नहीं जाने वाला है, यदि आप कोशिका से जुड़े हुए सभी वीडियोस को, सभी लेक्चर को आप 1 बाई 1 देखते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुट्टिकाओं या वेसिकल्स के भंडारण, संशोधन और पैकिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो वेसिकल, भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग, यहां से सिर्फ हमें एक ही बात पकड़नी थी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो पदार्थों की काट जाट करके उनको पैकिंग करने का काम करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ होता है? चलो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका देखो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको शॉर्ट में कह देता हूं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी ईआर होती है। लेकिन जो खुरदरी होती है ना, इस खुरदरी पर तो क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। और इन राइबोसोम की सहायता से ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। लेकिन जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ये तो किसका संश्लेषण करती है? वसा का संश्लेषण करने का कार्य करती है। लेकिन जो गोल्जी काय होता है, ये गोल्जी काय, इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यातायात प्रबंधक या पुलिस वाला भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला भी इसे कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला। अब ट्रैफिक पुलिस वाला क्या काम करता है? सिग्नल पे खड़ा होके ये जांचता है कि कौन से वाहन के नंबर प्लेट लगी है, कौन सा हेलमेट नहीं लगा रखा है, किसके पास लाइसेंस है, कौन ज़्यादा सवारी भर रखा है अपने यातायात जो साधन हो गया उसमें। तो इनकी मतलब काट झाट करने का काम कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस वाला करता है। इसी प्रकार जो गोल्जी काय होता है, ये गोल्जी काय कोशिका में काट झाट करने की काम करता है। और यदि कोई अनावश्यक चीज है तो उसको पैकिंग करके कोशिका से बाहर रखने में सहायता करता है। कौन करता है? गोल्जी काय, यानी कि कोशिका को साफ रखने का काम करता है। कोशिका में अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनकी पैकिंग करने के बाद उनको कोशिका से बाहर निकालता है। इस कारण गोल्जी काय को यातायात पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस वाले की संज्ञा दी गई है। तो यहां से हमारा 35 का सही जवाब होता बी कि गोल्जी काय जो होता है वो पैकेजिंग का काम करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा? जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जंतु कोशिका होती हैं और एक होती है कौन सी? पादप कोशिका। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ किस में पाया जाएगा? जंतु कोशिका में पाया जाएगा। तो जंतु कोशिका में पाए जाने वाला जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? देखें, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और जो राइबोसोम होते हैं, ये तीनों के तीनों जो अंग होते हैं वो जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं। ये तारक काय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में कभी भी नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता सी, यहाँ से हमारा सही जवाब होता कि सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु मतलब पशु कोशिका में ही पाया जाता है। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ में सभी टॉपिकों को आप क्रम से देख सकते हैं और टॉपिक वाइज यहाँ सभी चीजें अरेंज हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्टों के आपको संपूर्ण मटेरियल मिलने वाला है। और जो मटेरियल उस पीडीएफ में है उससे आपको परीक्षा में पढ़ने के बाद आपकी स्कोरिंग और बढ़ने वाली है और उससे बाहर आपको टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं मिलने वाला है। पीछे जो एग्जाम लगी हुई है उनमें हुबहू क्वेश्चन मिले हैं, वहां से एक बार आप भी उस पीडीएफ को प्राप्त करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको मात्र एक पेन की कीमत ही ली जा रही है आपसे, एकमात्र पेन की कीमत में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप उसको प्राप्त करने में कंजूसी नहीं बरतें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में जो क्लोरोफिल जो मौजूद होता है इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। आपको ये पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियों का नहीं, पौधे के वे सभी भाग जो हरे रंग के होते हैं उनमें पाया जाता है कौन सा लवक? हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उस क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो 37 का सही जवाब बता पाते? डी बता पाते? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए हैं तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि पौधा का जो हरा भाग होता है उसको हरे रंग देने का काम कौन सा वर्णक करता है? कौन सा वर्णक करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कह सकते हैं, हरित लवक भी इसे कह सकते हैं। पौधे के वे सभी भाग जो हरे रंग के होते हैं उनमें जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। तो पत्तियों का हरा रंग देने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो यहां से आप 38 का सही जवाब बता पाते? सी बता पाते? प्यारा सा जवाब आप लगा पाए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 39। इस 39 के क्वेश्चन में हमें बताना था कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? कि पादप कोशिका में पाए जाने वाला जो लवक होता है उस लवक को हम क्या कहते हैं? चलिए तो ये दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में बने हुए होंगे, कोशिका के 2 लेक्चर हमने पूरा कर चुके हैं, लेकिन आज ये 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसकी 9 नंबर की क्लास है। और टॉपिक जो हमने कोशिका शुरू कर रखी है उस कोशिका का सेकंड क्लास है ये। यदि कोशिका की फर्स्ट क्लास से आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को ये बताएं कि पादप कोशिका में जो लवक पाया जाता है उस लवक को हम क्या कहते हैं? चलिए तो जल्दी से बताइएगा। देखें कौन सा लवक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। या लवक के बारे में पूछा है हमारे को, तो क्लोरोप्लास्ट जो लवक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक भी कहते हैं। ये हरित लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाए जाने वाला लवक होता है। तो चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु होती है? ग्रुप डी के पेपर में यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे जुड़ी हुई चीजों को भी देखो मैं आपको मेंशन करवाता हूं यहां से, कि जैसे आपको ऐसे पूछा जाए कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा कौन सा? लोहा धातु पाई जाती है। और वो लोहा भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? Fe+2 यानी कि फेरस वाली अवस्था में पाया जाता है। यदि विटामिन B12 के बारे में पूछा जाए कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि इंसुलिन इस इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कौन सा? जिंक धातु पाई जाती है। लेकिन आपको ऐसे पूछा जाए कि पर्णहरित इस पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा क्या? मैग्नीशियम धातु। पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम धातु होती है। इंसुलिन जेडन धातु पाई जाती है, जिंक जिसे कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ब्लड में लोहा पाया जाता है, वो भी Fe+2 यानी कि फेरस वाली अवस्था में पाया जाता है।
तो 40 नंबर का क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाते कौन सा, कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है क्या, Mg होता है। तो यहां से आप 40 नंबर का सही जवाब बता पाए होंगे ए। और दोस्तों यदि आप कोशिका से रिलेटिव इसका फर्स्ट लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी जो क्लास हैं उनको 1 बाय 1 देखते चलें, जिससे कि आपको सभी टॉपिकों के जो नोट्स हैं या जो आपको मटेरियल जो दिया गया है वो सही तरीके से आपको समझ में आ सके। और इसके समझने के पश्चात आप जो आगामी एग्जाम्स में बैठने वाले हो, इन आगामी एग्जाम्स में आप साइंस का बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। और दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करें, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है वो। आगामी एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपको ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और आगामी जो भी एग्जाम्स लगने वाली हैं, जैसे पटवार लगने वाली है, रेलवे की लगने वाली है, आपके पास राजस्थान पुलिस की लगने वाली है, ऐसी विभिन्न गवर्नमेंट या प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं और साइंस को सीखकर अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं या नौकरी के करीब पहुंच सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।